वेलकम टू पाठशाला। तो आज हम पढ़ेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडीज़ के लिए है। और ये लॉ क्या बताता है, जैसे कि मान लिया कोई ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी है और इसका टेम्परेचर मान लिया है T, तो ये कुछ रेडिएशन एमिट करेगी। हर ऑब्जेक्ट अपने टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग रेडिएशन एमिट करता है। तो ये जो पर सेकंड एनर्जी एमिट कर रही होगी, जिसको हम पावर कहते हैं, उसको dq/dt भी कहते हैं। पर सेकंड जो एनर्जी एमिट कर रही होगी P, वो किसके बराबर होती है? वो होती है E सिग्मा A T⁴। सिंस ये ब्लैक बॉडी है तो इसके लिए E की वैल्यू 1 होगी, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? सिग्मा A T⁴। ठीक, ये पर सेकंड जितनी एनर्जी एमिट कर रही है। अगर हम इसमें इधर एरिया से डिवाइड कर दें तो पावर अपॉन एरिया जो होता है वो इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और वो कितना आ जाता है? वो आ जाता है सिग्मा T⁴। ठीक, इतनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो एमिट कर रही होगी। अब इस एनर्जी में ये जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये किस वेवलेंथ की हैं? तो ये पूरा स्पेक्ट्रम होता है। तो अगर वो हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें, एक एक्सिस पे हम बनाएंगे इंटेंसिटी और दूसरी एक्सिस पे बनाएंगे हम वेवलेंथ। किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी इंटेंसिटी है? इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो वो जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है। इस तरह से ये ग्राफ आता है। ठीक है, ये मान लिया वेवलेंथ, ये वेवलेंथ मान लिया λ1 है, तो λ1 के करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी है वो कुछ कह देते हैं I1। ठीक, ये वेवलेंथ मान लिया λ2 है, तो λ2 के करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी होगी वो मान लिया कह दिया कितनी है? I2। यानी इस पूरे स्पेक्ट्रम में हर वेवलेंथ यहाँ से एमिट हो रही है। बस इतना है कि हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी है, हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एमिट हो रही है वो अलग अलग है। किसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग रेडिएशन ज़्यादा एमिट हो रहे हैं, किसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग रेडिएशन कम एमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग है? तो वो ये है, ये वो पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी है वो क्या है? मैक्सिमम है। ठीक, तो उस वेवलेंथ को हम कहते हैं लैम्डा मैक्स। मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है वो, उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी जो है वो क्या है? मैक्सिमम। उसके आगे भी वेवलेंथ्स हैं जो जिसकी रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग रेडिएशंस जो एमिट हो रहे हैं, जो एनर्जी एमिट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो जो इंटेंसिटी है वो क्या है? मैक्सिमम है। ठीक, क्लियर। और ये लैम्डा मैक्स का इस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से कुछ रिलेशन है। वही जो रिलेशन है उसी को हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है कि लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको हम V कहते हैं। और V क्या होता है? V आपका वीन्स कांस्टेंट है। V एक कांस्टेंट होता है, इसका नाम क्या होता है? वीन्स कांस्टेंट। और उसकी जो वैल्यू होती है V की वैल्यू होती है 2.98 या 2.9 सिंपली कह सकते हो आप इसको, इंटू 10⁻³ यूनिट क्या होगी? तो लैम्डा की यूनिट हो जाएगी मीटर और टेम्परेचर की यूनिट होगी केल्विन, तो ये हो जाएगी मीटर इंटू केल्विन। क्लियर। तो ये रिलेशन साफ बता रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम है रेडिएशन में, वो कम होता जाएगा। ठीक, टेम्परेचर बढ़ने के साथ लैम्डा जो है लोअर पार्ट की तरफ शिफ्ट होगा, लैम्डा जो है कम होता जाएगा, वेवलेंथ जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी पोजीशन से। इसीलिए इसका नाम है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्लियर। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो आपको समझ में आ रही है, वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो कम की तरफ शिफ्ट होगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी लैम्डा मैक्स जो है वो कम होता जाएगा।
दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें वो ये होगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो टोटल पावर एमिट कर रहा है, टोटल एनर्जी पर सेकेंड एमिट कर रहा है, वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी टोटल इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो जो नया ग्राफ बनेगा उसमें हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। लैम्डा 1 की करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी I1 थी, अब ये और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, इस तरह से ये पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर उठ जाएगा, इस तरह से। पहले इस लैम्डा 1 की करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी I1 एमिट हो रही थी, अब ये कुछ I1 डैश एमिट होगी। पहले लैम्डा 2 की करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी I2 एमिट हो रही थी, अब ये कुछ I2 डैश एमिट होगी। यानी दूसरी बात क्या समझनी है कि हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी एमिट हो रही थी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो क्या कर जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। आई लैम्डा जो है इन जनरल इंक्रीज कर जाएगा हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग। ठीक, इसका मतलब इस फंक्शन इस ग्राफ के अंडर में जो टोटल एरिया है वो टोटल एरिया भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो पीक है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है, पीक जो है वो आगे की तरफ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। ठीक, तो इसी को मैंने एक पिक्चर यहाँ लगाई हुई है, विकीपीडिया से ली हुई है पिक्चर। इसमें आप देखो जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है 3500 केल्विन पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए है, वो कहीं यहाँ पे है, वो ये है। उसके बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ाया टोटल एरिया बढ़ गया। देखो हर वेवलेंथ, जैसे इस वेवलेंथ की बात करें तो इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ये इंटेंसिटी थी, अब ये इंटेंसिटी अब ये हो गई है। ठीक, तो हर वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी बढ़ गई है, यानी पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर उठेगा और साथ में उसकी जो पीक है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है। अब पीक यहाँ पहुंच गई, इधर शिफ्ट हो गई है। आपने टेम्परेचर और बढ़ाया, पीक यहाँ पहुंच गई, पीक आगे और शिफ्ट हो गई और पूरा का पूरा एरिया बढ़ गया। और टेम्परेचर बढ़ाया और पीक आगे शिफ्ट हो गई है। इस तरह से पीक जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा पीक जो है वो क्या होती जाएगी, वो शिफ्ट होती चली जाएगी। ठीक, तो इसी को कहते हैं हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम है, वो वेवलेंथ और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है वो वीन्स कांस्टेंट बी के बराबर होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, अब डेली लाइफ में इसके कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि अगर हम मेटल का एग्जाम्पल लें, जब आप किसी मेटल ऑब्जेक्ट को गर्म करना शुरू करते हो, मान लिया ये बर्नर लगा के गर्म कर रहे हो या भट्टी में डाल के गर्म कर रहे हो, तो सबसे पहले ये रेड हॉट होना शुरू होता है। उसके बाद जैसे ही आप इसका टेम्परेचर और बढ़ाते हो, ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ऑरेंज हॉट। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये एकदम वाइट, ऑलमोस्ट वाइट लाइट देना शुरू कर देता है, व्हाइट ग्लो आना शुरू हो जाता है, तो ये व्हाइट हॉट हो जाता है। तो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो व्हाइट हॉट जो होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। रेड की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है, सॉरी रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो ये टेम्परेचर सबसे कम होगा, क्योंकि वेवलेंथ और टेम्परेचर का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो उसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। जैसे जैसे ऑरेंज शेड और व्हाइटिश शेड आती जाएगी, वेवलेंथ क्या होती जा रही है, वेवलेंथ कम होती जा रही है। व्हाइट क्यों हो रहा है, व्हाइट तो कोई कलर नहीं होता है। एक्चुअली जो कलर आपको दिखता है वो सारी वेवलेंथ का ओवरऑल इफेक्ट होता है। अब इसमें क्या, उसमें रेड भी होगा, कुछ येलो भी होगा, कुछ आपका ग्रीन और हल्का सा ब्लूइश भी पार्ट आने लगेगा। तो जब से इन सब का टोटल कॉम्बिनेशन जब आप परसीव करोगे तो वो कैसा दिखेगा, आपको व्हाइटिश दिखेगा। तो जैसे जैसे मेटल को हम गर्म करते हैं, मेटल के एमिशन स्पेक्ट्रम में जो छोटी वेवलेंथ्स हैं उनका अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मेटल रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से व्हाइट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से आप बल्ब का फिलामेंट अगर देखो, ये एक्सपेरिमेंट तो हम क्लास में भी करते हैं। बल्ब फिलामेंट में हम क्या करते हैं, हम एक बल्ब लेके आते हैं और उसको रेगुलेटर के साथ अटैच करते हैं। जैसे ये मान लिया बल्ब है आपका, ठीक, और बल्ब के साथ एक रेगुलेटर लगाते हैं आर, और दोनों वायर रेगुलेटर अटैच करके इसको हम अपने बोर्ड में लगा देते हैं। ठीक, अब हम रेगुलेटर से करंट को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते हैं। तो पहले जब करंट को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो बल्ब का जो एलिमेंट होता है वो रेड होता है, डार्क रेड। फिर थोड़ा सा और
करते हैं तो ये ऑरेंजिश होना शुरू हो जाता है, और ज़्यादा करते हैं तो एकदम वाइट होकर ग्लो करना शुरू कर देता है। इसका मतलब बल्ब के एलिमेंट का जो एमिशन स्पेक्ट्रा है उसमें हायर वेवलेंथ जो है उनका अमाउंट बढ़ना शुरू हो गया, ब्लूइश पार्ट ऐड हो गया, ग्रीन पार्ट ऐड हो गया, रेड तो पहले था ही। तो इन सारी चीज़ों का जब टोटल इफेक्ट आएगा तो वो कैसा होगा, वो वाइटिश होगा। इसी तरह से आप स्टार्स के बारे में देख सकते हो, कुछ स्टार्स होते हैं वो रेडिश कलर के होते हैं और कुछ स्टार्स जो होते हैं वो ब्लूइश टिंच के होते हैं। जो रेडिश कलर के होते हैं उनका टेम्परेचर कम होता है और जो ब्लूइश कलर के स्टार्स होते हैं वो हायर टेम्परेचर पे होते हैं। क्लियर?